जी आइए। ओम श्री गोरखनाथाय नमः। आज सप्तदिवसीय शीतकालीन कार्यशाला योग का विज्ञान में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं सम्मानित अतिथिजनों से निवेदन करती हूँ कि श्री गोरखनाथ जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करें। मैं शोधपीठ के उपनिदेशक महोदय से निवेदन करती हूँ कि वह पुष्प दे करके सम्मानित अतिथिजनों का स्वागत करें। मैं शोधपीठ के उपनिदेशक महोदय से निवेदन करती हूँ कि वह स्वागत भाषण से सम्मानित अतिथिजनों का स्वागत एवं अभिनंदन करें। सभागार में उपस्थित समस्त जन का इस 7 दिवसीय योग का विज्ञान कार्यशाला में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो शुभारंभ सत्र है उसके हमारे जो मुख्य वक्ता हैं, हमारे जो स्पीकर हैं, हमारे सर प्रोफेसर DK सिंह सर, आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राणी विज्ञान विभाग के आप विभागाध्यक्ष रह चुके हैं। जियोलॉजी सब्जेक्ट के अलावा सर का जो अध्ययन है, शोध है, वो योग, पर्यावरण, हवन इत्यादि पर था है। सर के आज इन्हीं अनुभव और हम इनके जो शोध है उसका एक हम लोग लाभान्वित होंगे। सर आपका इस सभागार में बहुत ही हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। इस कार्यशाला का जो विषय है योग का विज्ञान, साइंस ऑफ योगा। जब 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी मन के साथ स्थिर हो जाएं, उसमें शुभ संस्कारों का उत्पत्ति हो, अशुभ संस्कारों का नाश हो, यही स्थिति योगा की है। योग जो हमारी आध्यात्मिक ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर, जिससे शरीर, मन और आत्मा तीनों जिसमें संतुलित अवस्था में रहते हैं और हमारे बदलते परिवेश और इस फैशन के दौर में जो जीवन का मूल मंत्र हो गया है, इस योग के विज्ञान, इस योग की क्रिया के जो कार्यशाला के हमारे जो योगाचार्य हैं, हमारे जो ट्रेनर हैं, वो डॉक्टर विनय कुमार मल जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप ही के निर्देशन में, शिक्षण में हम 7 दिन रहेंगे। विश्वविद्यालय में योग से संबंधित कोई भी कार्यक्रम हो तो बिना आपके सहयोग से वो संभव नहीं होता।
सर का हम आप हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस कार्यशाला के जो प्रतिभागी हमारे हैं, जो हमारे विश्वविद्यालय के हमारे कर्मचारी हैं, हमारे शोधपीठ के जो अधिकारी कर्मचारी, जिनके प्रयास से ये कार्यशाला संभव हो रही है, और जो सभागार में उपस्थित हैं, आज रविवार का दिन, छुट्टी का संडे, और बच्चे जिन्होंने इस कार्यशाला के लिए समय निकाला और हमारा जो मनोबल बढ़ा रहे हैं, हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आज के मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर दिनेश कुमार सिंह सर से निवेदन करती हूँ कि वह अपने आशीर्वचनों से हम सभी को लाभान्वित करें। इस इंस्टीट्यूट के संस्थान के निदेशक महोदय जी, उपनिदेशक सोना जी और साहब और सभागार में उपस्थित इस योग के विज्ञान की पहली कड़ी में उपस्थित सभी आत्मजनों का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है योग का विज्ञान। योग क्या है और योग की इतनी क्या महत्ता है, इस पर आज बात की जाए। योग पर जब बात करेंगे तो सबसे पहले हमें इस योग की उत्पत्ति के बारे में समझना पड़ेगा। कितने लोग ऐसे जो जानते हैं कि योग कहाँ से शुरू हुआ? जो प्रशिक्षक है, योग की धारणा कहाँ से शुरू मालूम है? पतंजलि के पहले भी योग कहाँ से आया? पतंजलि ने योग कहीं से लाया है? वेदों से। हाँ, इसकी अवधारणा वेद से ही शुरू होती है और वेद ही ऐसे पुरातन ग्रंथ हैं जो आध्यात्मिक क्षेत्र की सबसे पुरानी उपलब्धि है और जो ईश्वरीय प्रेरणा से उत्पन्न हुई। उन वेदों में इसको रखिए, इससे मजा नहीं आता, ऐसे भी ठीक है। हाँ, ऐसे ठीक है। तो वेदों से आपने योग की अवधारणा को विभिन्न समयों में विभिन्न लोगों ने किया, जिसमें पतंजलि का नाम जो है सबसे श्रेष्ठ में आता है और इसकी बहुत सी साधना प्रणाली। तो वेदों में ये बताया गया, 3 भाव हैं वेदों में। अगर आप कितने लोग हैं जो वेद देखें? कितने? जब देखा ही नहीं तो पढ़ने की बात ही नहीं। तो एक काम तो ये करिए कि कम से कम घर में वेद रखिए, केवल उसको रोज प्रणाम भी करिएगा तो आपकी पूरी व्यक्तित्व में परिवर्तन आएगा। ये मैं लिख कर देता हूँ। तो वेदों में 3 भाव है। एक श्रद्धा भाव है, दूसरा है तर्क और तीसरा है आस्था। ठीक है? तो जो श्रद्धा भाव है उसमें उपासना आती है। ठीक है? इससे यज्ञ आदि का विकास हुआ। दूसरा है तर्क। वेदों में हमेशा ये दिया गया है कि ये हो सकता है तो ये होगा, तो ये क्या हो, तर्क प्रधान भी है। तो तर्क से क्या हुआ? जितने भी आपके नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जैसे आकाश तत्व है, वायु तत्व है, जल है, अग्नि है, पृथ्वी है, इनको ईश्वर के रूप में या देव के रूप में लोग मान सकते हैं। और जो तीसरा है आस्था पर। तो आस्था पर इसमें क्या है? इसमें तंत्र है और योग है।
इस आस्था से ये चीजें विकसित की गई। और इस योग की साधना प्रणाली में दो महत्वपूर्ण हैं, एक है ज्ञान योग और एक विवेक ज्ञान। तो ज्ञान योग में यह माना जाता है कि शरीर जो है इस उत्थान में योग के प्रोसेस में बाधक है। ये पंचभूतात्मक होने की वजह से ये बाधक है। इसलिए जो आत्मा इस शरीर में है उसको वियोग मार्ग से अलग करते हैं और फिर उसको कैवल्य स्थिति में ले आकर स्थिर करते हैं, जहां से इन सारी चीजों से आप मुक्त हो जाते हैं। दूसरा है विवेक ज्ञान योग। तो जो पहला वाला ज्ञान योग है इसमें तो सांख्य योग आता है और दूसरा है विवेक ज्ञान योग। तो विवेक ज्ञान योग कहता है कि नहीं, ये पंचभूतात्मक जो शरीर है ये बाधक नहीं। वो वियोग मार्ग से शरीर को और आत्मा के उसको अलग करते हैं और फिर संघर्षण से दोनों को मिलाते हैं, जिससे शरीर भूतात्मक होने के साथ चित्त स्वरूप को भी प्रारंभ कर लेता है। और चित्त स्वरूप शरीर जो पंचभूतात्मक शरीर है, ये बेसिक दोनों का डिफरेंस है, जिसमें कि आपका ये जो नाथ योग है, ब्रजयानी योग है, ये सब होता है। ये तो इसके मतलब दर्शन से रिलेटेड है, लेकिन हम इसके विज्ञान पर बात करने आए हैं, इसलिए इसको मैं बहुत नहीं डिस्क्राइब करता हूँ। तो अगर योग का विज्ञान आपको समझना है तो आपको वेद के विज्ञान और आत्मिक विज्ञान दोनों की धाराओं से समझना पड़ेगा। तो आप कैसे बने? कभी आप बैठते हैं, कभी एकांत में बैठे तो सोचते हैं कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए, आपकी ओरिजिन कहाँ से हुई, ऐसा आता है कि नहीं भाव? आता है। और जब योग आप शुरू करते हैं तो कहते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं। तो हम सबसे पहले अपने को डिटैच करना शुरू करते हैं। मैं शरीर नहीं, मतलब ये शरीर मेरा नहीं, मैं मन नहीं, मेरा मन भी मेरा नहीं, मैं कुछ और हूं। तो मैं वो कौन हूं, इसकी बात शुरू करते हैं। ठीक है ना? तो आप देखें, दो धाराएं हैं आपको समझने के लिए योग के लिए। लेकिन योग आप तभी समझ सकते हैं जब अपनी उत्पत्ति के बारे में जाने। इसीलिए वेदों में सबसे पहले सृष्टि की रचना को बताया, सृष्टि कैसे बनी, आप कैसे बने, आप अस्तित्व में आए कैसे। जब आप अपने अस्तित्व को समझेंगे तभी योग को समझ सकते। ठीक है? तो हम थोड़ा सा बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय बहुत कम दिया गया है, आधे घंटे, मैं बोलूं तो इसको 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, तो संक्षिप्त में बोल रहा हूं। तो इसमें दो धाराएं हैं, वेद का और मॉडर्न साइंस की। एक है यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, जो इस समय कैसे सृष्टि की रचना हुई इस पर बात करते हैं। ठीक है? तो दो धाराएं हैं, सब एटॉमिक टू एटॉमिक। किसी भी चीज की अस्तित्व में आना एटम का बनना है। एटम सबसे स्मॉल यूनिट है। जैसे कोई चीज अस्तित्व में आ रही है सृजन में, तो एटम कैसे बना इसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है? तो देखिए, जब आप यहां बैठे हैं तो यहां 3 चीजें हैं। एक ये कुर्सी है, चाहे मैं हूं, चाहे कैमरा है, जो चीज हमको फिजिकली दिख रही है, ये चादर है, ये सब कुछ दिख रहा है। तो ये हम क्लासिकल भौतिक पे करते हैं। भौतिक इसको बोलते हैं, क्लासिकल भौतिक, ये वाला। ठीक है? उसके बाद इसके नीचे आएंगे तो अगर मान लीजिए लोहा है तो लोहे के एटम पर जाएंगे। अगर इसका विश्लेषण करते रहें, छोटा छोटा करते रहें, तो हम एटॉमिक लेवल पाएंगे। और उसके नीचे चले जाएं तो हम न्यूक्लियर और सब एटॉमिक पा जाएंगे। तो इसको बोलते हैं, यह है क्लासिकल, ऊपर वाला जो सब चीज दिख रहा है भौतिक। और उसके नीचे जब जाएंगे एटॉमिक लेवल पर आ जाएंगे, एटम पर। और उसके नीचे जाएंगे तो न्यूक्लियर पर आ जाएंगे। और उसके नीचे जाएंगे तब यूनिफाइड फील्ड बोलते हैं। ये क्वांटम मैकेनिक्स का है, इसके बहुत डिटेल में नहीं जाता, क्योंकि यही इतना ही समझिए। तो अब हम क्या हैं,
इसको वेद कहता है आदि भौतिक, जिसको हम क्लासिकल कहते हैं। इसको उसके जब एटॉमिक पाएंगे तो उसको हम बोलते हैं आदि दैविक, और उसके नीचे जो है आध्यात्मिक, सब एटॉमिक पर जब आते हैं, या हम आत्मा लेवल पर जब जाने लगते हैं। तो ये तीनों कैटेगरी का सृष्टि संरचना में है। और एटम में आप जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर एटम का है। और उससे नीचे जब जाते हैं आप तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में फिर क्वार्क्स, लेप्टॉन, फेरियंस हैं, ये सब बोसॉन्स आते हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको योग में इसी स्तर तक जाना है। जो आप यहाँ योग कर रहे हैं इसकी फाइनल परिणति यही है। तो योग क्या है? परमात्मा जो है ऊर्जा का केंद्र, उस परमात्मा से ऊर्जा रिलीज हुई और उस प्रक्षेपण से हम या सारी दुनिया, ये सारी सृष्टि बनी, ठीक है। तो ऊर्जा के केंद्र से प्रवाह ऊर्जा का हो रहा है, और फिर उस प्रवाह को ऊर्जा के केंद्र तक ले जाना ही प्रोसेस योग का है। समझ रहे नहीं? परमात्मा को पहचानने के लिए, उससे मिलने के लिए, उस ऊर्जा से साक्षात्कार करने के लिए ही यह योग है। तो ऊर्जा के केंद्र से ऊर्जा के केंद्र तक प्रवाह बनाने के इस प्रोसेस को भी योग कह सकते हैं। या आप उस साम्यावस्था में, परमात्मा एक्सट्रीम एनर्जी का सोर्स है, उससे अपनी आत्मा जो उसका पार्ट है उसको साम्यावस्था में लाने की स्थिति को योग कह सकते हैं। योग किसका? प्रश्न आता है, योग किसका? योग किसका है? योग आत्मा का परमात्मा से मिलन के प्रोसेस को, ठीक है। तो अब आप जब ये आप इतना तो समझ गए आप कि एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स तक आए, तो विज्ञान यहां तक आता है। फिर आप ये समझिए, जो अर्धनारीश्वर की परिकल्पना है क्या है? साइंस के व्यू से मैं जो समझता हूं, जो मेरा व्यू है वो ये है कि दो चीजें हैं, प्रकृति और पुरुष, ये इसी के कॉम्बिनेशन से सृष्टि बनी है, संक्षेप में हम कह सकते हैं। तो प्रकृति क्या है? ये फोर्सेस है। जो समाज में कहा जाता है कि नारी जो है प्रकृति का रिप्रेजेंटेशन करती है, फोर्स, इसलिए शक्ति की पूजा में देवियों की पूजा की जाती है? अगर फोर्स नहीं है, इसी फोर्स से ही, जिसको प्रकृति कहते हैं, पार्टिकल, ये मैटर निकलता है। हम अगर प्रकृति नहीं है, नारी नहीं है, तो मेरा अस्तित्व भी नहीं। किसी नारी ने ये मुझे पैदा किया है, ठीक है। यही बात यहां भी है। देखिए, ये प्रकृति पुरुष का जो बैलेंस है वो इस तरह से, ये सारे फोर्सेस हैं जो फिजिक्स बताती है कि पूरे यूनिवर्स में ग्लूऑन, क्वार्क, ये सारे फोर्सेस हैं। इन फील्ड से जो है आप में जब ऊर्जा बढ़ेगी, जैसे इलेक्ट्रॉन फील्ड है, फोर्स है, इसमें ऊर्जा जब बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये परमानेंट नहीं होता है, बहुत फास्ट। क्वार्क फील्ड से क्वार्क निकलेगा। ये अगर फोर्स नहीं है तो ये पार्टिकल भी नहीं बनेंगे। तो सांख्य दर्शन कहता है कि पुरुष और फोर्स का कॉम्बिनेशन ही सांख्य दर्शन है, ठीक है, सांख्य योग। तो अब आप अपने अस्तित्व के बारे में सोचें। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा इस पर आइए। और अब थोड़ा सा इस पर हम रुकते हैं। हम यहां से आए, मॉलिक्यूल से एटम, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, क्वार्क, यहां तक पहुंच गए। सब एटॉमिक तक बात की थी मैंने। विज्ञान इसके आगे नहीं बढ़ता पड़ेगा। जो वेद है, रश्मि थ्योरी वेद की, वो कहता है कि प्रकृति जी ही आदि और अनंत है। ये ब्रह्मांड आदि अनंत नहीं है, प्रकृति ही आदि और अनंत है। और
इस प्रकृति में ईश्वर ने जब एक से कई होने की परिकल्पना शुरू की तो ओम का नाद। तो साउंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके योग में साथ देगा। ठीक है, इस चीज को मान लीजिए। और इस ओम के नाद से प्रकृति में हलचल हुई, जैसे कोई भी आज वेव जो बनती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी का रूप वेव फॉर्म है। तो इससे मूल प्रकृति में क्या हुआ, विक्षेपण शुरू हुआ। महत्व मनत्व करते करते ये रश्मियां बनी, कई प्रकार की रश्मियां, प्राण रश्मि, मरुद रश्मि, छद्म रश्मि, ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। और इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी से फिर सब एटॉमिक पार्टिकल और फिर इनसे एटम, न्यूक्लियस बनी, एटम बना, इस तरह से संरचना। तो ये वाला पार्ट साइंस नहीं बताता, वेद इसको बताता है। और हो सकता है कि आने वाले 20-25 साल में हम यहाँ तक पहुँचे, अभी तो यहीं तक पहुँचे सब एटॉमिक तक। तो ये हमारी पूरी संरचना है जिससे हम बने। अब आपको कुछ क्लियर हो रहा हो कि हमें क्या करना है योग में, ठीक है? अब आइए, अब 5 महाभूतों की बात होती है कि 5 महाभूतों से ही ये शरीर बनी है, ये पूरी सृष्टि बनी है, पूरा ब्रह्मांड बना है। ठीक है, और इन महाभूतों से ही वात पित्त कफ से जो है हमारे शरीर की संरचना को बैलेंस करते हैं, योग में यही करते हैं ना, इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। तो अब अगर ये 5 तत्व नहीं है मेंटेन, तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते, ये पृथ्वी भी स्वस्थ नहीं रह सकती। जो पर्यावरण बिगड़ा है ये 5 तत्वों के डिसबैलेंस से ही है, जिसको आदमी ने किया है। तो अब आइए, अब आइए, जो आपका मॉडर्न फिजिक्स है, इनफाइनाइट साइलेंस बताता है कि एक फील्ड है जहां बहुत ही साइलेंस है और उसके ऊपरी सतह पर जो है डिस्टर्बेंस होते हैं बहुत, और उस डिस्टर्बेंस से सुपर स्ट्रिंग्स बनती है, मॉडर्न थ्योरी कहती है। ठीक है, और जो हमारा वेद है वो कहता है कि इनफाइनाइट साइलेंस शिव तत्व है, और इस शिव तत्व के ऊपर जो डिस्टर्बेंस होती है शक्ति की, जिसको प्रकृति बोलते हैं, उसमें इनफाइनाइट डायनिज्म है, और वहां से ये रिंग जैसे स्ट्रक्चर इसमें भी बनती है, दोनों सेम है। और इन्हीं से मैं बहुत संक्षेप में चल रहा हूं, क्योंकि और स्ट्रिंग जो बनती है वो हम 3 आयामों की दुनिया में रहते हैं, ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और एक टाइम। लेकिन ये जो स्ट्रिंग बनती है, नीचे से सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब बनते हैं तो 10 आयामों में बनते हैं, और ये बहुत फास्ट दोलन करते हैं, और इन्हीं के दोलन से ही आपकी जो मॉडर्न साइंस की जो सुपर फील्ड है, ये स्ट्रक्चर, ये मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता, और जो वेद के हैं 3 से 5 ये स्ट्रक्चर्स की कॉम्बिनेशंस की डिटेल में मैं नहीं जाता। एक वैज्ञानिक है प्रोफेसर हिगलिस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में क्वांटम फिजिक्स के, उन्होंने योग को और इसको कॉन्शियसनेस को और इस जो साइंस की फील्ड है उससे, और ये जो कॉन्शियसनेस चेतना का क्षेत्र है, इसको कोरिलेट किया। उन्होंने ग्रेविटी सुपरफील्ड, गॉस सुपरफील्ड, मैटर सुपरफील्ड, ये क्वांटम थ्योरी से आई है, यूनिफाइड फील्ड से। और ये चेतना का आकाश, वायु, जल, तेजस, ये जितने भी हैं वास्तविक, उनका ये कहना है कि इसको बिल्कुल कोरिलेट किया है कि ये दोनों एक ही चीज है, और इन दोनों चीजों को डिफाइन करते उन्होंने कहा है कि जो चेतना का क्षेत्र है ये बहुत ही एनर्जी से भरा हुआ है, और इसको आप योग के माध्यम से ही कर सकते हैं। लेकिन इस चेतना के क्षेत्र के डिस्क्रिप्शन के लिए
उन्होंने वेद की ऋचाओं को बताया कि जो ऋग्वेद है वो ब्लूप्रिंट है सृष्टि की रचना में, बताया कि ये जो डायमेंशंस हैं सुपर स्ट्रिंग के 8 से 24, 64 और 192 में दोलन करते हैं और उन्हीं से चीजें फिर एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनती हैं। क्योंकि बहुत शार्ट में बता रहा हूं इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूं मैं। और उन्होंने ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं उसमें भी 8, 24, 64 और 192 के रेशियो को रिप्रेजेंट किया है। इसको जब डिटेल में कभी बात करेंगे, इसको ये देखिए, ये ऋग्वेद की पहली ऋचा अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञ से देवतम होतारम रत्ता, उन्होंने इसको डिफाइन किया है। तो ये जितने भी मंत्र आप पढ़ते हैं उसमें जो दोलन होते हैं, उनमें जो उच्चारण होते हैं, उनसे जो वेव्स निकलती हैं वो 8, 24, 64, 192 के फेज में होती हैं, जो सुपर स्ट्रिंग के दोलन के उसके कन्वर्जन में होती हैं और उनको बिल्कुल पैरेलल बताता है। तो ये एक बड़ी फाइंडिंग है और इस तरह से हम एटम तक पहुंचे और एटम से फिर जीवात्मा बनी। ठीक है, एटम से जब आ गया तो फिर ओरिजिन हमारी हुई और इस ओरिजिन में हम ऋग्वेद में इस ओरिजिन को दिखाया गया कि समुद्र में ही ये ओरिजिन हुई इस श्लोक के द्वारा। और इसमें जो डीएनए होते हैं उसमें बॉन्ड्स जो होते हैं वो भी बताया गया है। देखिए 3 बॉन्ड्स होते हैं डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में, ये सारे स्ट्रक्चर उसी के हैं। और फिर हम आते हैं इस पर कुंडली जागरण पर। तो कुंडली जागरण में क्या है, साउंड का मैंने बताया कि आपके उसमें और लाइट, 2 चीजों का काफी महत्व। तो कुंडली जागरण में आप ये मंत्र का उच्चारण करते हैं और जो सूर्य की किरणों का जो विजिबल रेंज है उसके स्पेक्ट्रम का ध्यान करते हैं। तो साउंड और लाइट का बहुत ही आपके कुंडली जागरण के प्रोसेस में, आपके जीवन में भी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप डीजे वाली साउंड सुन रहे हैं तो मृत्यु भी हो सकती है, और वहीं अगर कोई बहुत फाइन ट्यूनिंग की साउंड सुनते हैं तो आप बहुत रिलैक्स भी अनुभव करते हैं। उसी तरह से लाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंस है कि किस रंग के आप कपड़े पहनते हैं, किस रंग के आप व्यक्तित्व को शो करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो योग की क्रिया में साउंड और लाइट का भी बहुत महत्व है। इसको बहुत इम्फेसिस, आप जैसे राजयोग करने कहीं जाते हैं तो आपको एक बहुत सुंदर सा भजन सुनाएंगे, कहेंगे कि यहाँ भक्ति में देखिए, ध्यान से बैठिए। तो वो यही आर्ट है। तो साउंड और लाइट का आपके जीवन में बहुत महत्व है और कुंडली जागरण में भी ये उसी प्रकार से आप देखें, ये जो 108 चक्र हैं, आप कहा जाता है ना बॉडी में 108 मेजर चक्र हैं, वो आप इस साउंड से भी जागृत कर सकते हैं, केवल साउंड से भी जागृत कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी चीज, इस जागरण में आप जब कुंडली जागरण करते हैं तो 3 बेसिक ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाम आते हैं। तो आप ये जो आप अनुलोम विलोम करते हैं ना, तो क्यों करते हैं? प्राण के विस्तार के लिए अनुलोम विलोम कपालभाति करते हैं स्टार्टिंग में। तो करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके जितने भी 72,000 नाड़ियां हैं आपके, उनका शोधन, ये इसका साधन है। तो शोधन क्या है? अनुलोम विलोम में तो आप एयर को अंदर ले रहे हैं और निकाल रहे हैं। तो उससे होता यह है कि ऑक्सीजन जितना आपके बॉडी में होगा, अधिक से अधिक आप जितनी रिक्वायरमेंट है उतना को इनहेल करेंगे और निकालेंगे, तो आपके पूरी फिजियोलॉजी की वर्किंग जो है बहुत अच्छी चलेगी। प्राण का विस्तार उसी से होता है। तो ये इस शोधन से। और दूसरा ये है कि जो योग की क्रिया में अब वैज्ञानिकों ने यह मानना शुरू कर दिया है कि आपके ब्रेन में मैग्नेटिक क्रिस्टल्स होते हैं। ये जो योग की क्रिया में आप अपने ब्रेन को वाइब्रेट करते हैं, भ्रामरी में करते हैं कि नहीं करते? भ्रामरी में करते हैं
ओम का नाद करते हैं तो आ उ मा, तो आप नाभि से शुरू करते हैं आ, और जब इसको यहाँ लाएंगे ऑटोमेटिक ऊ में बदल जाएगा ऊ, और फिर जब यहाँ ले जाएंगे या म का उच्चारण करेंगे ये पूरा वाइब्रेट ब्रेन करता है। तो वो योग की क्रिया में एक्चुअली मैग्नेटिक क्रिस्टल्स को आप वाइब्रेट करते हैं। जो मैग्नेटिक क्रिस्टल्स हैं आपके ब्रेन में वो क्या करते हैं, आपके मूड को, आपकी मेमोरी को, आपकी लर्निंग एबिलिटी को चेंज करते हैं। उसके बाद से ये बर्थ रेट, डेथ रेट और फाइनेंशियल मार्केट्स तक को अफेक्ट करते हैं मैग्नेटिक क्रिस्टल जो आप मैग्नेटाइट्स आपके अंदर हैं। और इस तरह से 7 बिलियन जो पॉपुलेशन है इसकी थ्योरी अभी एक ये वैज्ञानिक हैं डॉक्टर माइकल प्रेजिंगर्स, इन्होंने एक थ्योरी डेवलप की, हाइपोथेसाइज की है कि 7 बिलियन लोगों के ब्रेन के मैग्नेटिक क्रिस्टल्स को मैग्नेटिक फील्ड से जोड़ा जा सकता है। तो ये जब आप जोड़ लेंगे तो पहले टेलीपोर्टेशन की विधि होती थी कि यहाँ से बैठे, बॉम्बे की बात मैं बता रहा हूँ कि वहाँ ये हो रहा है, ये वाली साइंस जो पहले डेवलप थी उसको भी हम योग के माध्यम से डेवलप कर सकते हैं। ये योग साइंस की इतनी इसकी क्षमता है। दूसरी चीज, इस प्रकार से हम ब्रेन को अगर जोड़ लेंगे और इसको छोड़िए, अब आ जाते हैं जो मेन चीज है योग में, आत्मा। ये है, ये ब्रह्म है, परमात्मा है, यहाँ से आत्मा अलग हुई, और ये माया जो है जिसमें हम अभी खड़े हैं, इस माया में डेथ बर्थ की साइकिल में घूम रहे हैं, ठीक है। और हमको यहाँ से बाहर निकलना है, तो उसके बाहर निकलने का एक ही साधन है योग। तो योग से या ज्ञान योग से जाए, योग मार्ग से जाए, उसको आप अलग करें, इच्छाओं का अंत करें, तो आप फिर इसमें आएंगे, फिर यहाँ से ये साइकिल से, ये चलने से बंद। योग का मेन अटेम्प्ट यही है कि आप इस मार्ग को यहाँ से निकलें। कैसे निकलें, इसकी बहुत सी चीजें हैं। तो इसमें आप आते हैं, एक साइंटिस्ट हैं स्टूड हैमरॉक, अमेरिकन फिजिसिस्ट हैं, एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं इन्होंने, और दूसरे हैं सर रोजर पेनरोज, ये मैथमेटिशियन है, 2020 का नोबेल प्राइज भी इन्होंने मिला। इन दोनों साइंटिस्टों ने अब ये प्रूव किया कि आत्मा के अस्तित्व को विज्ञान नहीं मानता था, लेकिन अब ये मानने लगे, क्वांटम बेसिस पर ये कहने लगे कि जब योग में हम आत्मा की बात करते हैं तो और उससे इतने इतने फायदे हो रहे हैं, तो आत्मा के अस्तित्व को उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि सोल डज नॉट डाई, आत्मा मरती नहीं, एंड इट रिटर्न्स टू द यूनिवर्स, ये यूनिवर्स में जाती है। इस एक्सेप्टेंस के साथ ही आए, और फिर इन्होंने ये बताया कि ये आपका जो ह्यूमन ब्रेन है, योग में सारी क्रियाएं ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से ही, ठीक है। तो ये आपका ह्यूमन ब्रेन, ये बायोलॉजिकल कंप्यूटर है, और इसमें चेतना जो है वो आपका सॉफ्टवेयर है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस चेतना जो है वो सॉफ्टवेयर है, और तब ये पूरी चेतना जब एक्टिवेट होती है क्वांटम कंप्यूटर से आपके ब्रेन पे, तब आपकी पूरी फिजियोलॉजी, आपकी एग्जिस्टेंस, आपकी वर्किंग, आपकी पर्सनालिटी सभी रिफ्लेक्ट होती है। अगर ये नहीं हुआ, चेतना अगर एक्टिवेट नहीं हुई, तो सारी प्रॉब्लम आनी सकती, ठीक है। तो ये चीज हुई, और ये जो आपकी है चेतना, जो आपकी है, ये वो कहते हैं कि ये मरने के बाद यूनिवर्स में जाती है, ये खत्म नहीं होती। जैसे फिजिकल बॉडी समाप्त होती है, कहा जाता है आत्मा का अस्तित्व है, इस बॉडी का अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा नहीं मरती। तो आत्मा क्या है, चेतना क्या है, ये एनर्जी का रूप है, और वो परमात्मा अंश है। और इसको उन्होंने दिया क्वांटम थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना की क्वांटम सिद्धांत। और इस साइंस ने भी अब इसको एक्सेप्ट कर लिया, और ह्यूमन सोल रियल होता है, ये यूनिवर्स में जाता है, और ये होता कहाँ है,
ह्यूमन सोल्स जो योग वैदिक वो कहते हैं कि हृदय में होता है, लेकिन साइंटिस्टों ने कहा कि नहीं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ब्रेन में होता है, ब्रेन की नर्व सेल्स के माइक्रोट्यूब्यूल्स में होता है। ये वहां तक पहुंचेंगे, भी हृदय तक पहुंचेंगे, घबराइए नहीं। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स में होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पेशेंट मरने की स्थिति में होता है और फिर वो रिवाइव कर जाता है। तो जब उसकी मरने की स्थिति होती है तो ये सोल जो है माइक्रोट्यूब्यूल से निकल के आउटसाइड शरीर आ जाती है, ब्रेन के चारों ओर, और जब ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन हो जाता है, फिर ऑक्सीजन पहुंच जाती है और फिर रिवाइव कर जाता है, तो फिर वो माइक्रोट्यूब्यूल्स में आ जाती है। तो इसका रोल जो है ये डिस्ट्रॉय नहीं होती और ये यूनिवर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और उन सारी मेमोरीज को लेकर डिस्ट्रीब्यूट होती है जो आपने डिफरेंट इस पीरियड में भी या डिफरेंट जन्मों में भी आप स्टोर किया है। तो ये बिल्कुल स्टोर फॉर्म में चलती है, और उसी मेमोरी के स्टोरेज के अनुसार से आपके अगले संस्कार निर्धारित, आपका जन्म का कर्म आपके निर्धारित होते हैं। तो ये मैं इसके बहुत डिटेल में नहीं जाता, चलिए थोड़ा लंबा है क्योंकि समय की अवधि कम है। तो ये अब आप अपने सृष्टि सृजन में आप यहाँ तक योग को पकड़ते चले। आपके 3 हैं, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर। जो स्थूल शरीर दिख रहा है ये है, और ये कैसे बना? जैसे सत है, परमात्मा से आप अलग हुए, चित्त आपकी आत्मा हुई। तो ये जो दुनिया है, ये जो आपको दिख रहा है, ये विकर्षण शक्ति है, और जो परमात्मा का वो ईश्वर पुत्र है, आत्मा है, वो आकर्षण शक्ति से जुड़ा हुआ है, उसके व्यवहारिक उसमें है। और इसमें जो आनंद का भोग जो आप कर रहे हैं, ये इस सृष्टि में माया जो है इस वाले में, ये इसका केवल रिफ्लेक्शन है। जो कहा जाता है कि आभासी दुनिया में हम रहते हैं, ये वास्तविक नहीं है। जो हम दिख रहे हैं ये आभासी है। तो इसमें जब मिरर की तरह, जैसे मिरर में आप फोटो देखते हैं अपनी, तो वो वास्तविक तो होती नहीं, वास्तविक आप होते हैं, ठीक है, अपने कहते हैं। उसी तरह से इस माया में जब आत्मा का प्रतिबिंब आता है, तो इस आभासी दुनिया में आप जीते हैं और इस माया में फंसे हुए। तो उसमें क्या है? बुद्धि जो आकर्षण का केंद्र है, ये आपको आत्मा की ओर, मनस जो है ये आपको इस विकर्षण की दुनिया में माया में लगता है, और दोनों के बीच में चित्त और अहंकार। अब इन्हीं से 5 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राओं, और से मिलकर के फिर यह माया का शरीर, स्थूल शरीर बना है। तो इस प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पर आप इनका रेगुलेशन करना है योग से। तन्मात्राएं, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों जो आप करेंगे, और इनके रेगुलेशन से फिर आप आकर्षण वाली ओर जाना है, विकर्षण से आकर्षण में जाना है। ये प्रोसेस है योग। और इसके लिए पतंजलि ने अष्टांग योग बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण और समाधि, ठीक है। और यम नियम में क्या है? अच्छे आचरण आप करें, ठीक है। उसकी बताया गया, नियम में बनाया गया है कि यम जो है स्वयं के शुद्धिकरण है, नियम समाज में रहने की पद्धति का। तो अगर यम नियम नहीं है तो आध्यात्म के क्षेत्र में आप जा नहीं सकते, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। आसन जो आप कर रहे हैं, तो आसन योग नहीं है। योग आसन क्या है? जैसे आप यहाँ आसन कर रहे हैं योग में, तो क्या है? आसन एक तरह से आप शारीरिक कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो यम से आप अपना शुद्धिकरण करेंगे, और नियम जो 5 दिए हैं उनको फॉलो करेंगे, तो सामाजिक व्यवस्था में रहने की जो ढंग है उसको शुद्धिकरण करेंगे। और आसन क्या करेंगे? आसन में अगर आप उसी तरह से आप समझें कि जैसे कि आपका टीवी का स्क्रीन है ना, तो ऊपर एंटीना अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो टीवी पर फोटो नहीं आएगी ठीक से स्क्रीन पर, ठीक है। उसी तरह आसन आप कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करने की स्थिति को मेंटेन करें। जो कॉस्मिक ऊर्जा है
वो आप रिसीवर की तरह आपका बॉडी काम करेगा अच्छे से, उसके लिए आपको आसन करना पड़ता है, सारे सिस्टम को सही करना पड़ता है, तभी वो कॉस्मिक एनर्जी के फिगर्स आपके ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से प्रवाह बनेगा। ठीक है, तो आसन की शुद्धि के बाद प्राणायाम आप करते हैं, प्रत्याहार। तो प्राणायाम में जब आप करते हैं, ये जो आप करते हैं योग, तो उसमें अधिकतर इन्वॉल्वमेंट ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का होता है, इस ब्रेन का और स्पाइनल कार्ड। तो उसमें जो ये आप माइंड से एनर्जी फ्लो करते हैं, या जो शब्द ज्ञान से भी करते हैं, जो भी मंत्र उच्चारण करते हैं या ध्यान करते हैं, वो आर्टिकुलेटेड थॉट, कोई सोचते हैं, कोई चीज देखते हैं, जैसे कि मैंने चीज देखा, उसको और नीचे ले जाते हैं, पश्चिम तक, आत्मा तक ले जाते हैं। जैसे जैसे आप सूक्ष्म होते जाएंगे, वैसे वैसे आप आत्मा के क्षेत्र की ओर जाएंगे ध्यान करने। और ये बिल्कुल पैरेलल है जो साइंस के क्लासिकल, एटॉमिक और न्यूक्लियर रीजन से बिल्कुल एक है। और इनके करने में क्या होता है, जो गणित का भी इन्वॉल्वमेंट है, आप योग के साइंस में केवल आपकी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें आपके मॉडर्न फिजिक्स भी है, आपकी गणित भी है। आप जैसे जैसे जाते हैं नेचुरल नंबर से जीरो, फिर इंटीग्रल्स में, फिर रेशनल्स में, रियल्स में, कॉम्प्लेक्स में, और कम होते जाते हैं वैल्यूज। और जैसे जैसे मैथमेटिकल वैल्यूज आपके वेव्स की कम होंगी, वैसे वैसे आप और सूक्ष्म क्षेत्र में, आत्मा कॉन्शियसनेस, चेतना के क्षेत्र में चले जाते हैं। और इसको क्वांटम माइंड थ्योरी भी कहते हैं, क्लासिकल से वैल्क्रिक, मध्याकर्षण। ये जो है, ये आत्मा के प्रारूप में जैसे जैसे सूक्ष्म होते जाएंगे, समाज में चलते चले जाएंगे। और फिर आपके ये जो मैं जिस पर मैं एम्फेसिस देना चाहता हूँ, वो ये है कि आप जैसे जैसे योग करते हैं, ध्यान धारण में जब जाते हैं, तो क्या होता है, आपके हेल्थ के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सुधरने शुरू हो जाते हैं। और जैसे कि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हेल्थ के, देखिए ये सारी स्टडीज की हुई हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, कैसे कैसे पैरामीटर्स आपके सारे बॉडी के चेंज होते हैं। जैसे ये हार्ट है, सॉरी, ये सारे हॉस्पिटल से एडमिशंस कम हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर आपका सही हो जाएगा, ये हार्ट डिजीजेस जितनी हैं सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और यहाँ पर आइए, इस प्रकार से आपकी पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइंड, बॉडी, साइकोलॉजी और हेल्थ आप देखें, जैसे जैसे एजिंग बढ़ रही है, बढ़ते हैं, लेकिन आप योग करेंगे तो सब घटने लगे, सारी पैरामीटर्स आपके बिल्कुल फिट होने लगेंगे। और फिर आप का फिजिशियन का खर्चा डॉक्टर के यहाँ जाने का देखिए तेजी से घट रहा है, जहाँ से ये योग शुरू हुआ। ये सारी स्टडीज हुई हैं, इसीलिए मैं ये वाला जो आपको एम्फेसिस कर रहा हूँ, आप देखिए पर कैपिटा खर्चा कम हो गया डॉक्टर का, ये सारी बीमारियां। तो इस प्रकार से जो सबसे बड़ी स्टडी एक और अभी 2014 में हुई स्लोवाकिया में, कि वहाँ के वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जो लोग मेडिटेशन, लामा जो होते हैं, वो 14 साल, 23 साल, 25 साल से मेडिटेशन करते हैं, तो उनके ब्रेन की इन लोगों ने इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी की। और इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी करके ये पता लगाया कि इनके ब्रेन में और नॉर्मल आदमी के ब्रेन में क्या है। तो उन्होंने पाया कि जो ये ब्रेन की स्कैनिंग की गई, उसमें अल्फा और थीटा वेव्स निकले, और अल्फा थीटा वेव्स का मेजरमेंट किया उन लोगों ने, जो 16 साल से 23 साल से, मैं इसके बहुत डिटेल में नहीं जाता क्योंकि समय कम है। और इन ब्रेन वेव्स का आपके पूरे जीवन में काफी महत्व। क्यों? ये ब्रेन वेव्स देखिए कितने प्रकार के, डेल्टा होती है जो बहुत ही छोटी होती है, 1 से 3 हर्ट्ज, उसके ऊपर थीटा और अल्फा। ये जब आप बहुत ही आराम से हैं, सो रहे हैं, तो थीटा, और अल्फा जो थोड़ा सा आप उठे तो आपके जहाँ ब्रेन एक्टिविटी बहुत कम होती है, यहाँ तक। तो जब आप मेडिटेशन में जाते हैं, योग करते हैं,
तो ये वेव्स आपकी ब्रेन से निकलती हैं, आप बहुत रिलैक्स होते हैं, ये आप खुद भी अनुभव करेंगे। लेकिन जैसे ही आप सांसारिक काम शुरू कर दिए, बेड से उठे, लिखना पढ़ना है, कॉलेज जाना है, तो बीटा वेव्स एक्टिवेट होती है, ये अधिक हो जाते हैं। फिर गामा, ये बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन आपके ब्रेन में हो रहा, बहुत ज़्यादा लोड है, तो फिर गामा एक्टिविटी, सबका अपना अपना महत्व है। लेकिन जब आप मेडिटेशन योग करते हैं तो इस रीजन में, जब 4 साल के बच्चे में थीटा वेव्स ब्रेन से अधिक निकलती है, 7 साल तक अल्फा निकलती हैं, तो ये चीज़ें जो हैं, ये वाली वेव्स जितनी आपके उसमें अधिक होंगी उतने आप रिलैक्स होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो ये प्रयास होता है योग में, मेडिटेशन में, आसन में जब आप जाते हैं तो ये वाली वेव्स निकलती हैं। तो ये जब ये ज़्यादा निकलती है तो आप ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा मेंटल वर्क करते हैं, तो ये बहुत ही, और गामा रेस जो है बहुत ज़्यादा आप इंटरेक्शन होता है। इस प्रकार से उन्होंने अध्ययन करके ये पाया कि 1668 जीन जो हैं ये वेव्स पर इफेक्ट डालती है, जीन्स पर भी इफेक्ट आता है, जीन्स की रचना पर नहीं, जीन्स के कार्य करने की शैली पर असर डालता है। आपका पूरा जीवन 1.5% जीन के एक्सप्रेशन से निकल जाता है, 98.5% सुसुप्ता अवस्था में पड़ा रहता है। तो आजकल की जो प्रॉब्लम है सोसाइटी में, जो हम इंद्रिय निग्रह नहीं है, हम हर प्रकार की चीज़ों का अवलोकन इस मोबाइल के, टीवी के से कर रहे हैं, वो क्या हो रही है कि उस प्रकार की बीटा गामा वेव्स निकल रही हैं जो आपके जीन्स को अफेक्ट कर रही हैं, 98.5 जो अव्यक्त है, और उस प्रकार के प्रोटीन्स बन रहे हैं, न्यूरो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। हार्मोन्स का भी बड़ा रोल है आपके शरीर में, और ये सारे हार्मोन्स जुड़े हुए हैं योग की क्रियाओं से, सारे चक्रों से जुड़े हुए, जितने भी 7 चक्र हैं उनके सिक्रीशन से, तो उसके वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रही है। और आप देखें अगर आप स्ट्रेस कंडीशन में हैं तो ब्रेन की ये स्थिति है, और अगर आप योग करते हैं तो स्ट्रेस से नॉर्मल होने में आपको बहुत कम समय लगेगा। योग नहीं करते हैं इसी स्ट्रेस की कंडीशन में काफ़ी देर तक पड़े रहेंगे, न्यूरो हार्मोन्स के सिक्रीशन आपके पूरी बॉडी को डैमेज करेंगे। तो इसलिए योग जो है, आप देखें अगर योग करते हैं तो आपके सारे सेंटर्स आपके एक्टिवेट होंगे, नहीं करेंगे तो ये स्थिति होगी, एक वाला सेंटर इस साइड से और इसमें सारे एक्टिवेट होंगे, तो आपकी वर्किंग पर बहुत असर पड़ेगा। तीसरा चीज आप देख लें, आपके लर्निंग कंसेप्ट बढ़ जाएंगे, रीजनिंग आपकी बढ़ जाएगी, ग्रेड पॉइंट्स बढ़ेंगे, आपके एच रिफ्लेक्स मतलब मसल्स और नर्वस सिस्टम का जो कोऑर्डिनेशन है वो भी बेटर होगा, और क्रिएटिविटी भी आपकी। तो ये योग के सब फायदे हैं। और एक वैज्ञानिक हैं डॉक्टर जोए डिस्पेंजा यूएसए के, उन्होंने पीनियल को बताया कि योग में जो आप करते हैं अल्टीमेटली ये पीनियल को एक्टिवेट करता है, और पीनियल जो है आपका सहस्त्राचार चक्र से जुड़ा हुआ, निर्माण चक्र से, और जब पीनियल एक्टिवेट हो जाता है तो जिसको शुक्र बिंदु का रिलीज अमृत कहते हैं, ये कहते हैं इनके अनुसार कि ये पीनियल आपका रेडियो रिसीवर है। अगर पीनियल एक्टिवेट हो गया तो आप कॉस्मिक रीजन से जुड़ जाते हैं और पूरे एनर्जी में आपका फ्लो शुरू हो जाता है, और दैट पीनियल विल एक्टिवेट गामा रेस को कॉस्मिक क्षेत्र से जोड़ता है, ये रिसीवर की तरह काम करता है, और ये पीनियल ग्लैंड से एंटीऑक्सीडेंट मिलेटोनिन रिलीज होता है, और वो मिलेटोनिन जो है कि उसके बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो ये जो है, मैं बहुत शॉर्ट में चल रहा हूँ, कैंसर, एजिंग, हार्ट, इन्फ्लेमेटरी जितने भी डिजीजेज हैं सबको सही कर सकता है। तो पीनियल को जागृत करना तो अल्टीमेट सोर्स होता है, बहुत ही जो योग के सधे हुए समाधि और ध्यान में रहते हैं वो करते हैं, ये अमेजिंग केमिकल्स रिलीज करते हैं, और पीनियल एक्टिवेट हो जाता है तो आप स्पेस में नहीं चलते, फिर आप टाइम में चलने लगते हैं, फिर आपको भूत भविष्य सब दिखने लगता है, यू मूव इन टाइम। तो योग का अंतिम यही है, तो यू बिकम्स नॉट 3 डायमेंशन, यू बिकम्स डायमेंशनल बीइंग, 10 डायमेंशंस में आप चलने लगते हैं। तो योग का ये इफेक्ट है। तो ये लेटेंट एनर्जी जो है आपकी खुल जाती है, और योग
आप 40 साल के हो गए तब 50 से 60 नहीं, जब आप योग करेंगे, इनलाइटेंड होंगे, तब आपका जीवन प्रारंभ होगा। आप कुछ भी करते रहिए, जब तक आप इनलाइटेंड नहीं होंगे तब तक आपका जीवन प्रारंभ ही नहीं होगा, तो आप उसमें फंसे ही रहेंगे। तो समाज की चेतना के मूल की अंतर शक्ति से भी परे है। सच्ची समाज में हम सृष्टि के आरंभ से आगे हैं, ईश्वर के प्रथम मन से भी आगे हैं, तन की अवस्था से भी, प्रकृति से भी आगे हैं। जो सबका पूर्ण निराकारता आकाश क्षेत्र में रहते हैं, यह शून्यता ही समाज की परम अवस्था है। तो ये सीक्रेट्स हैं। हम ब्रह्मास्त्र तत्त्वमसि खल्वदु ब्रह्मम यथा पिंडे पिंडे वेदोखिलम राम ब्रह्म परमार्थ स्वरूपम। ये फिजियोलॉजी छोड़ देता हूँ मैं, बहुत लंबा है ये सब। ये आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जितना योग पर काम बाहर हुआ है उतना अपने देश में हुआ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक वैज्ञानिक है टॉनी नाइडर, उन्होंने यजुर्वेद की जितनी ऋचाएँ हैं उनके उद्बोधन से स्पाइनल कार्ड और ब्रेन से जुड़ी हुई कौन सी नर्व एक्टिवेट हो रही है ये एस्टेब्लिश कर दिया, यहाँ तक ठीक है। तो न्याय दर्शन को उन्होंने पूरे ब्रेन से जोड़ दिया। जो वेद के न्याय दर्शन है उसकी जो 16 कलाएँ हैं उनको उनके न्यूक्लियाई से जोड़ दिया। इतना काम हुआ है, तो बहुत काम है। उन्होंने जितने भी आपके पतंजलि के ये समाज साधन विभूति कैवल्य पाद हैं, वो कौन से ब्रेन के हिस्से को एक्सेलरेट करते हैं यहाँ तक जोड़ दिया। तो बहुत काम हुआ है। और यहाँ तक कि जो भी रामचरितमानस में जो भी चरित्र हैं उनको ब्रेन के पार्ट से जोड़ दिया है। ये कभी फुर्सत होगी जब आप समय में होंगे तो बात करेंगे। और ये जो है आपका स्पाइनल कार्ड जो है ये आपके शरीर का ये धनुष है। जिस तरह का रिफ्लेक्शन आप देंगे उसी तरह का रिफ्लेक्शन आपके पास आएगा। वैचारिक योग की प्रथम यह धारणा है कि आप विचार को शुद्ध करें। वैचारिक शुद्धता से ही आप योग में प्रवेश कर सकते हैं। तो जो भी आप बाण छोड़ेंगे अपने इस धनुष से, वही बाण आपके पास आएगा, ये जान लीजिए। ये टॉनी नाइडर ने जोड़ा है। ये हनुमान जी क्या है, ये हार्मोन्स हैं। योग की प्रक्रिया में सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपके कुंडलिनियों के उससे जुड़े हुए हैं। और हनुमान जी जैसा ये जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स की एक्टिविटी बहुत फास्ट होती है। अगर यहाँ सांप आ जाए तो इपिनेफ्रिन का सेक्रेशन इतना तेज बढ़ेगा कि आप कूद करके कमरे के बाहर चले जाएंगे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में। तो हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपको तुरंत कहते हैं कि कलयुग में तुरंत लाभ होता है। तो ये हनुमान जी आपके बॉडी के हार्मोन्स हैं। और मैं सेल बायोलॉजी का प्रोफेसर रहा, मैं 40 साल इस चीज़ को पढ़ाया, पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को, सेल सिग्नलिंग को। तो आपका ये सिस्टम है, ये आपकी जो बॉडी है, यह 10 to the power 14 सेल्स, एक पदम कोशिकाओं का बना है, जिसमें 220 प्रकार की कोशिकाएं हैं। और इन सबका समन्वय समेकन जो होता है इसी प्रोसेस से होता है। तो आप योग की विधा में करते क्या है? योग की विधा में जो समन्वय और समेकन है इसको मेंटेन करते हैं। और जब ये मेंटेन हो जाएगा तो आपकी लॉन्गेविटी भी बढ़ जाएगी, आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। तो यह है। और जो वैदिक ट्रेडिशन में योग दिया गया है उसकी म्यूजिक अगर आप सुनना चाहेंगे तो सुनाई देगा, जो नहीं सुनना चाहेंगे उसको नहीं सुनाएगा। धन्यवाद। थैंक यू। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने गूढ़ विषय को भी सर ने इतने आसान शब्दों में हम सबको बता दिया, इसलिए शोध पीठ परिषद सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता है। प्रशिक्षक के रूप में डॉक्टर विनय मंच जी से निवेदन है कि वह 2 मिनट धन्यवाद करते हुए यह योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आरंभ करें। ठीक है सर, यदि आप प्रशिक्षण कार्यक्रम का
प्राथमिक में चारों में से निर्देशन का जो है उसे स्कैन किया जाए। बहुत ही सर अच्छा लगा। मैं बहुत आभारी हूँ सर आपका। धन्यवाद। इसमें बड़ी बहुत ब्रॉड जन सम्मान और स्वास्थ्य को लेकर एक बार अब तो देख रहे हैं हो गया। देख रहा है ये कमल जी। अब आप कमल जी सर वो पेन ड्राइव निकाल दीजिएगा जी अभी तुरंत। सर अरे ठीक है कराइए कराइए थोड़ी देर देख लेते हैं कराइए आप शुरू करिए। अरे ठीक है म्यूजिक कुछ है नहीं हम तो नहीं लाए नहीं ना चाहते फिर बाहर से आए आप तो शुरू करेंगे ना तो आप जी हाँ देख लिया किसी आसन बैठ जाए इसमें आपको पद्मासन लगा सकते हैं, सिद्धासन लगा सकते हैं। अपने सुविधा अनुसार कोशिश करें जब भी आप बैठे सीधा बैठे। स्पाइनल कॉर्ड हमेशा सीधी रहे, रीढ़ के हमेशा सीधे रहे। जब भी आप बैठे शरीर में से बैठे। योग की शुरुआत करने से पहले थोड़ी देर हम ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे। मन को एकाग्र करने की अपनी कोशिश करेंगे। ज्ञान मुद्रा लगाइए। पोस्चर अपना सीधा रखिए। आंखों को कोमलता के साथ बंद रखें। आंखें बंद। श्वास जैसे आ रही है आने दें जाने दें। एकदम रिलैक्स। दोनों भुवों के बीच का स्थान आज्ञा चक्र का स्थान कहलाता है। जहाँ माताएं बिंदी लगाते हैं, लोग तिलक लगाते हैं, वहाँ हम ध्यान करेंगे। ओम शब्द का ध्यान करेंगे। आग से लिखी हुई ओम की आकृति दोनों भुवों के बीच में ध्यान करें। दो चार बार डीप ब्रीथिंग करिए। लंबी गहरी
श्वास लीजिए, छोड़िए 2-4 बार। आंखों को बंद रखेंगे। इसके पश्चात ओम शब्द का उच्चारण करेंगे 3 बार। लंबी गहरी श्वास आप अंदर करेंगे। इष्ट देव का ध्यान लगाना है। किसी देवी देवता को अपना इष्ट देव मानते हैं, उनका ध्यान करते हैं। या तो भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें, भगवान भोलेनाथ के चित्र का ध्यान करें, मूर्ति का ध्यान लगाना। दोनों देव को रगड़िए, गर्म करिए और रगड़िए। इसमें नेत्रों से गाय करेंगे। इसमें ध्यान में चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ओम शब्द का हमने ध्यान किया तो जलती हुई लौ का भी ध्यान कर सकते हैं, या तो उगते हुए सूर्य भगवान का भी ध्यान लगा सकते हैं। तालीम या धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं इसकी। इसके पश्चात हम कुछ मुख्य प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम में सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। हार्ट के लिए, फेफड़ों के लिए लंबी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। पूरे को रेचक किया, श्वास अंदर रोक देते हैं, योग उधर किया कहलाती है। श्वास छोड़ते हैं तो रेचक किया, श्वास रोकते हैं तो कुंभक किया। श्वास अंदर रोक के करते हैं तो अंदर कुंभक, बाहर करके रोकते हैं तो बाहर। इसमें भस्त्रिका में करना क्या, सिर्फ पूरे को रेचक क्रिया करनी है और श्वास पूरा भरेंगे, चेस्ट में श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। थकान महसूस होती है तो नियमित रूप से आप प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करेंगे। क्या अभ्यास करिए, पूरा ऑक्सीजन फेफड़ों को मिलेगा, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होगी। आराम से करिए और बीच बीच में अपने आप को चेक कर लिया करें कि हम सही ढंग से बैठे हैं या नहीं, क्योंकि सबसे जरूरी है सही ढंग से बैठना। स्पाइनल कॉर्ड हमेशा आपकी सीधी रहे जब भी आप बैठें। आराम से नीचे छोड़िए।
आपको पता लगे आप रुक जाया करिए, इसको पूरा करें, थोड़ा कम से कम 2 मिनट कर लीजिए। ध्यान नहीं देना है कि पूरी श्वास भरेंगे, पूरी श्वास छोड़ेंगे, आधा अधूरा श्वास हम छोड़ेंगे नहीं, पूरी श्वास बाहर भी करेंगे। रिलैक्स होने, जब भी रिलैक्स होना हो दोनों नासिका से आराम से लंबी सांस लेंगे, आराम से छोड़ेंगे रिलैक्स होने के लिए। इसके पश्चात हम करेंगे मुख्य प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम, जैसा सभी लोग जानते हैं, आज के समय में हर व्यक्ति जानता है प्राणायाम के बारे में। कपालभाति प्राणायाम में करना क्या है, रेचक क्रिया, यानी श्वास छोड़ने पे हम ध्यान देंगे। जब आप श्वास छोड़ेंगे तो पेट के हिस्से को, नाभि के हिस्से को अंदर खींचेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कपालभाति, कपाल करते हैं कपाल प्रदेश, भात करते हैं चमकाना, शुद्ध करना, संपूर्ण कपाल प्रदेश की शुद्ध करता है प्राणायाम। और पेट को खींचते हैं, पेट संबंधित व्याधियां नहीं होगी, पेट संबंधित रोग नहीं होंगे। श्वास छोड़िए, पेट खींचिए, श्वास नया अंदर आप किया जाएगा। ग्रुप ग्रुप करके आप अभ्यास करेंगे, जब भी आपको आती है ना आपको तनाव लगे तुरंत रिलैक्स हो जाइए, फिर चलिए थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे हमको बढ़ाएंगे, और कर लें। कोशिश करिए जब भी हम प्राणायाम करें तो आंखें बंद रहें, ध्यान और मनोयोग के साथ आप अभ्यास करेंगे प्राणायाम का, तो शीघ्र लाभ करेगा, जल्दी लाभ करेगा। थोड़ा थोड़ा समय का भी अभाव, समय भी काफी बचता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारी बाएं नासिका चंद्र नाड़ी है, दाहिनी नासिका सूर्य नाड़ी, बीच में सुना है, तो दाहिनी नासिका को बंद करना है। जब भी हम शुरुआत करेंगे तो चंद्र नाड़ी शुरू करेंगे, बाएं से दाहिनी को बंद करिए, बाएं से लंबी गहरी श्वास लेंगे, दाहिने छोड़ेंगे, पुनः दाहिने से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। ध्यान नहीं देंगे कि लंबे और गहरी श्वास, आधा अधूरा अभ्यास नहीं करेंगे, लंबी गहरी श्वास लें एक नासिका से, दूसरी छोड़ें, फिर दूसरी से लीजिए, पूरा क्रम बदलते हैं। इसके बाद से आपका मन शांत रहेगा, तनाव दूर होगा, तनाव नहीं होगा, बीपी नॉर्मल रहेगा। कुछ देर करके देखिए अपने आप आपका मन शांत हो जाएगा। धीरे धीरे थोड़ी सी कुछ समय अभ्यास करके अनुभव करिए।
भी बीपीआर की शिकायत हो इसका अभ्यास 10 से 15 मिनट जरूर करें, उसमें अवश्य लाभ मिलेगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम ज्ञान के लिए अभ्यास करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में करना क्या है, जीभ को फोल्ड करके तालुन लगाइए, खेचरी मुद्रा बोलते हैं योग की भाषा में इसको, और गले पर प्रेशर देते हुए श्वास अंदर भर कराटे क्या होता है, तनाव दूर होगा, नींद अच्छी आएगी, अंगूठों से कान बंद रहेंगे, 3 उंगलियां आंखों पे, 2 उंगलियां आगे चेक के पास, लंबी श्वास लेकर के ओम शब्द का नाद करना है 3 बार। लंबी श्वास अंदर बढ़िए, क्रियाओं का अभ्यास हम करेंगे, क्योंकि जब तक हमारे जॉइंट्स नहीं खुलेंगे तब तक हम कोई आसन नहीं कर पाएंगे, आसन साध नहीं पाएंगे। तो एक जॉइंट्स के लिए अभ्यास करेंगे सूक्ष्म योग क्रियाओं का। पैर सीधा करना है हम लोग, सर्वप्रथम पैर की उंगलियों चलाइए, उंगली के लिए हो गया, टखने के लिए पंजों आगे पीछे करिए, श्वास बाहर करते हुए आगे, श्वास लेते पीछे, देखिए योग और व्यायाम में यही अंतर है, बेसिक अंतर कि योग में सारी क्रियाएं श्वास के साथ करनी होती है, कब श्वास छोड़ना है कब श्वास लेना है, और व्यायाम में हम अनियंत्रित श्वास रहती है, इसी नाते हम व्यायाम करते थक जाते हैं। योग आप 1 घंटे 1.5 घंटे करेंगे तभी आप थकेंगे नहीं। दोनों पैरों में गैप दें, पैर के पंजों को राउंड मारिए, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे पैर से भी टकना आपका खुलेगा, इसे पद्मासन लगाने में आसानी, कोई भी आसन लगाने में आसानी होगी। बंद करिए, पैर पे
हैं फिर ये छोड़ते हैं। और लोगों का पैर सुन हो जाता है। चलिए पैरों को मोड़ेंगे, श्वास छोड़ते मोड़ेंगे, श्वास ले दो सीधे करेंगे। दूसरे पैर से भी दोनों पैर मिला के एक साथ इतना मिला के कोशिश करिए। हो गया। अब ये जंगा मोड़ खोलने के लिए, क्योंकि सारे जॉइंट्स खोलने के लिए अभ्यास अभी करवाए जा रहे हैं, क्योंकि जॉइंट्स खोलना बहुत जरूरी है। ऊपर करेंगे, श्वास छोड़ेंगे, नीचे जाके श्वास लेंगे। राउंड मारिए। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से। बटरफ्लाई के लिए मोर्चा सीधी रखिए हमेशा। चलिए हाथों के लिए दो जाली एकदम फ्री छोड़ के। और नहीं मत उंगली बाहर नहीं जाए, बाकी चीजें चली जाए। इसका भी नाम है लेखन शक्ति विकासक। छोटे बच्चों को इससे राइटिंग अच्छी बनती है। सामने करिए, श्वास अंदर, मुट्ठी बंद करेंगे, श्वास अंदर बढ़ते हुए पूरी ताकत के साथ। कलाई मजबूत होगी, हाथ भी मजबूत होगा। कलाई को गोल गोल घुमाइए, राउंड घुमाइए। सामने के लिए श्वास छोड़ते मोड़ेंगे हाथों को, श्वास लेते हुए सीधे करेंगे। और नीचे हाथों के लिए हो गए, कंधों के लिए श्वास बढ़ते हुए ऊपर ले जाइए, श्वास छोड़ के नीचे। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसके अभ्यास से कंधे पे जो भी इतना फैट रहते हैं, कंधे आपके स्लो आकर्षक होंगे। दोनों साइड्स करेंगे। कंधों को ऊपर नीचे करिए, श्वास बढ़ते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे।
श्वास भरते हुए पीछे ले जाइए, कुछ सेकंड रोक के होल्ड करिए। दिन भर हम आगे से करके तैयार करते हैं, तो थोड़ा सा पीछे पीछे ले जाइए अपने इसको। पुनः श्वास बाहर करते हुए आगे लाइए, मैक्सिमम आगे मैक्सिमम पीछे। 3 से 5 बार। आराम से, झटका नहीं देना है, अपना ध्यान रखेंगे। एक साइड झुकाएंगे, श्वास बढ़ते हुए एक साइड झुकाइए, कान कंधे को टच करें आराम से एकदम। पुनः श्वास बाहर करते बीच में, फिर श्वास बढ़ते हुए दूसरी तरफ। एक साइड घुमाएंगे, श्वास बढ़ते हुए ऊपर ले, श्वास छोड़ते हुए बीच में, फिर श्वास बढ़ते हुए दूसरी तरफ। पीछे कई जगह ले लीजिए। गोल गोल घुमाएंगे, राउंड घुमाएंगे। श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। जिनको भी चक्कर आएगा आप खुल करके अभ्यास कर लेंगे। पूरा बढ़िया से गोल गोल घुमाइए। इसके अभ्यास से गर्दन पे जो भी पिक्टा फैट रहता है कि गर्दन आपका सुडौरा कर सकोगा। गर्दन के लिए अभ्यास हो गया। आंखों के लिए अभ्यास हम करेंगे। दिन भर हम आंखों का उपयोग करते हैं। आंखों के लिए कुछ क्रियाओं का अभ्यास हम करेंगे। दूर पा देखिए, सबसे पहले सामने देखिए, पा देखिए। दूर पा देखने की का अभ्यास करिए। कोई पास की वस्तु देखिए, सामने देखिए। आंखों के लिए त्राटक क्रिया भी होती है, किसी का अभ्यास करवाया जाएगा। दाहिने बाएं देखिए, मैक्सिमम दाहिने मैक्सिमम बाएं। हाथ फैला के गोल गोल घुमा लीजिए, राउंड बाई गोल गोल। और शरीर गर्म करिए, आंखों की सिकाई करने शरीर का निचला हिस्सा गर्म करिए। आप सिकाई करिए अच्छे से होगा। श्वास भरते हुए प्रेशर दीजिए पीछे से। आगे से प्रेशर दें। एक साइड से प्रेशर दें, बाएं साइड से प्रेशर दीजिए। दाहिनी साइड से। नीचे रोटी प्रेशर दीजिए।
बैठ जाइए। फिर नीचे खड़े होना आसन। शस्त्रासन रैबिट पोज करेंगे। दिमाग को तेज करने के लिए मन शांत करने के लिए मन शांत रखें। श्वास बढ़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाए। श्वास बाहर करते हुए आगे झुकेंगे, सिर को जमीन पर टिकाएंगे, फिर श्वास नॉर्मल करेंगे। वापस एक बार और कर लीजिए। जैसे गेट खुला वापस। इसी क्रम में बैठे बैठे वज्रासन में एक आसन है मंडूक आसन। मुट्ठी बंद करिए। नाक के अगल बगल लगाएंगे। पैंक्रियाज को एक्टिवेट रखता है, ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। श्वास बाहर करते आगे झुकिए, गर्दन सामने। बहुत लोग लगता है खा के भी आ रहे हैं। एक बार और कर लीजिए। आराम से घबराइए। इसका दूसरा पार्ट है नाक के ऊपर एक हथेली रखिए, दूसरे श्वास बाहर करते हुए घबराइए नहीं, हंसने का ही मौका दिया जाएगा। हारने का मौका। बहुत सारे आसन है। करेंगे कैमल पोज, उष्ट्रासन। इससे आपके फेफड़े मजबूत होंगे, स्पाइनल कार्ड आपकी फ्लेक्सिबल रहेगी। इसमें सबसे जरूरी यही है कि स्पाइनल कार्ड आपकी फ्लेक्सिबल है। इसके साथ बताया गया है कि धनुष निकल रहा है। आराम से करिए, जबरदस्ती कुछ नहीं। तो सब आसान आसान बताया। ठीक है, करिए, आराम से करिए। हाँ। फर्स्ट है आराम से, जिसकी जितनी बॉडी हो पाए। इसी जो कर सकते हैं सब तो वज्रासन में कर सकते हैं। वज्रासन में थोड़ा सा खड़े होने वाला आसन, पीठ के बल, पेट के बल, उसके बाद आसन और आसन। चलिए आसन करिए, खींचिए, लंबाई बढ़ाना है ना, लंबाई बढ़ेगी।
करते रहिए, हो सकता है 1 इंच बढ़ ही जाए। बाएं साइड सब लोग जाएंगे, बाएं साइड आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। श्वास भरते हुए दाहिनी साइड जाइए। राइट कर लॉक कर लीजिए, लॉक कर लीजिए। ट्री पोज के लिए वृक्षासन, एक पैर पे खड़े होना है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नमस्कार आसन, आप सभी खड़े हो जाए। जगह ले लीजिए, अभी लेटने की चाहिए। थोड़ा सा जगह ले 7 आसन है इसमें, थोड़ा थोड़ा जगह ले लो। 7 आसन रिपीट होते हैं। नमस्कार आसन में आप लोग खड़े हो जाए। आंखों को बंद करें, आंखें बंद। कल्पना करिए प्रातः काल का समय है, सूर्योदय हो रहा है, भगवान सूर्य उदय हो रहे हैं। उनको ध्यान लगाएं, हम उनका नमन करेंगे, वंदन करेंगे सूर्य नमस्कार करने से पूर्व। उनके 12 मंत्र हैं, उनका उच्चारण करेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। चलिए आपको खोल लें। पहला नमस्कार आसन, 1 2 पे उत्थान आसन। श्वास बढ़ते हुए पीछे जाइए, पूरा जितना पीछे जा सकते हो जाइए, आराम से चलिए। आराम से। हाँ, 3 पादहस्तासन, नीचे आइए पूरा। 4 पे बायां पैर नीचे ले जाइए। बायां पैर अब पीछे, संचालन आसन, देखिए श्वास बढ़ते हुए पूरा ऊपर देखिए, छत को देखिए पूरा, सब लोग शरीर को आगे खींचते हुए सर को, छत को देखिए। फिर दाहिना, पर्वत आसन, एड़ी नीचे टच करेगी, ठुड्डी लाग रहेगा, अंदर बहुत सीट में सीधा करिए। पर्वत आसन, 6 अष्टांग नमस्कार आसन, 8 अंग मिलेंगे। कमर कैसे थोड़ा उठा रहेगा, 5 नॉर्मल है, हल्का सा कमर उठाएंगे।
पूरा सो जाइए, कमर को उठाइए, केवल कमर, उठाना है। केवल कमर। इस साथ भुजंगासन, ऊपर देखना है। अब ऊपर देखिए, शरीर को आगे खींचते हुए ऊपर देखिए सब लोग। यही आसन रिपीट होंगे 7। फिर बैक करिए, फिर जैसे पहले, फिर बैक करिए। हाँ, पर्वतासन, फिर दाहिना पैर आगे कर लीजिए, बायां पीछे रहेगा। सेम उसी पोजीशन में, सेम वही जो पहले किए थे। फिर चलिए उठिए, हाँ, फिर पीछे शरीर को ले जाइए, फिर नमस्कार। पहला दिन बहुत दिन बाद जो करा आराम से, हाँ, धीरे धीरे बहुत। अभी आधा राउंड बाएं पैर ले गए थे, अब दाहिना पैर ले जाइए। चलिए 1 2 चलिए स्पीड में 3 आगे की तरफ, फिर दाहिना पैर पीछे, फिर पर्वतासन, 6 फिर जमीन पर लेट जाइए, हाँ, ठीक। फिर शरीर को ऊपर खींच के छत को देखिए, फिर पर्वतासन, फिर बायां पैर आगे करिए, फिर खड़े हो जाइए, फिर शरीर को पीछे करिए। 1 राउंड आपका। ऐसे जो है करना होता है 9 बार। 1 राउंड कर लिया जाए स्पीड में। 1 राउंड जल्दी कंक्लूड कर। बस 1 राउंड कर लेते हैं। जिसको करना हो करेगा, जिसको नहीं करना होगा नहीं करेगा, जरूरी आराम नहीं। से जिसको जिसका मन है वो करे, जिसका मन नहीं है वो न करे, जो थक गए हो वो न करे। ठीक, चलिए शुरू करिए। चलिए 1 2 3 जल्दी, हाँ। 6 7 8 9 लेट जाए मतलब लेटने वाले को आसन चलिए पीठ के बल लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाइए। 10 मिनट और 10 मिनट में छोड़। एकदम रिलैक्स, शरीर को रिलैक्स करिए, पीठ के बल लेट जाइए। पीछे बातचीत नहीं। साइकिलिंग करिएगा, साइकिलिंग करिए। इनको भी वजन घटाना है या तो वजन को, जिनको स्वस्थ रहना है, वजन घटाना नहीं है, जिनको स्वस्थ रहना है। जिनको भी स्वस्थ रहना है तो योग की क्रियाओं का अवश्य अपनाएं, या तो बीमार रहना है तो आराम करें। दोनों का रिलैक्स रहिए। तीन बार करिए बस। ये 5 बार। इसी में स्कंदासन का अभ्यास करिए। महिलाओं के लिए बहुत ही बेहतरीन आसन है ये स्कंदासन। पूरा कमर को उठाना है, इसमें श्वास भरते हुए
कर लीजिए चक्रासन। चक्रासन, चक्रासन करिए। जिसका मन करे जो आराम से कर सके वही करेगा। चलिए, वेरी गुड। चलिए पेट के बल लेट जाइए, एक दो आसन पेट के बल, फिर सिंहासन। और चलिए मकरासन, पेट के बल लेट जाइए, मकरासन का अभ्यास करिए। मकरासन, दोनों पैर मिला के चलाइए, मुंह इधर कर लीजिए आप लोग, उधर पहुंच जाइए, हाथ दिखाई देता हूं। एक बार पुनः भुजंगासन का अभ्यास कर लीजिए। श्वास भरते हुए दोनों पैर मिला रहेगा, पैर का पंजा नीचे, श्वास भरते हुए नाक के ऊपर का हिस्सा में उठाना है बस। जितने लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं वो जाके कर लेंगे। ऑफलाइन भी किए हैं, ऑनलाइन जो ऑफलाइन किए वो भी ऑनलाइन कर लेंगे, लिंक मिल जाएगा। लिंक आज सब लोगों को ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। काउंटर आसन है, सलभ आसन, पिट्ठी से लिया गया आसन, सलभ आसन। एक एक पैर उठाइए, दोनों के लिए कमर नीचे लगाएं, सांस भरते हुए ऊपर उठाइए। 7 डेज का प्रोग्राम फिर ऑफलाइन रहेगा, जिन सबको आप लोगों को सुना था सब फिर आएगा। दोनों पैर मिला के उठाइए, दोनों पैर मिला के। चलिए आप लोग बैठ जाइए, सिंहासन करेंगे, सिंहासन और हाथ। तीन बार करेंगे सिंहासन। करना क्या है, जो योग करते हैं तो जानते हैं, करना क्या है कि 1 2 3 बोलेंगे तो जीभ निकाल कर और गला फाड़ के चिल्लाना, पूरा ऐसे बैठ जाइए। पोजीशन ले लीजिए, 1 2 3। जीभ को छुपा ले रहे हैं, बाहर करिए। 1 2 3। एक बार और, 1 2 3। बाहर आसन कर लीजिए, कुत्ते से लिया गया आसन। सिंहासन से आपका जो है आत्मविश्वास बढ़ेगा। कहीं बोले आत्मविश्वास बढ़ाने की कोई दवा नहीं है, तो सिंहासन जरूर करें और योग जरूर करें। अब करेंगे हाथ से, आप लोग खूब हंस रहे हैं, अब हंसने का मौका नहीं है। चलिए 1 2 3। ध्यान मुद्रा पे है, 3 बार ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। कभी कभी श्वास अंदर लेंगे। अच्छा लगा फोटोग्राफर से फोटोज नहीं क्लिक हुई है ना, फोटोग्राफर साहब का ये योगा वाली नहीं क्लिक हुई है, सिर्फ उन लोगों ने लेक्चर का लिया और चले गए। अभी सर फोन से तो ली गई है बट फोटोग्राफर
उसका हम उच्चारण करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सब का सबसे अच्छा तो फर्क का व्याख्यान था। हाँ, बहुत सारे लगता है कि शायद सर का व्याख्यान आप लोगों ने सुना था ना? यस। हाँ, तो बहुत सारी चीजें सब फिजिकल योगा के बारे में ही जानते हैं, ठीक है, हाथ पैर हिलाना, कपालभाति करना, ये करना, लेकिन साइंस से कैसे जुड़ा हुआ है योग, ये कम लोग जानते हैं। उससे बेस्ट है। तो सबसे पहले हम शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, तो धीरे धीरे चक्रों को एक्टिवेट करेंगे, नियम कपाल करते हुए। और इसमें सबसे जरूरी बात ये है कि आप लोगों को 7 दिन आना है, ठीक है। जो है कि हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पर कि आपका बीपी लिया जा रहा है और जो है पल्स मीटर नापा जा रहा है, ये सब ले करके हम एक लिख करके रखेंगे और 7 दिन जब पूरा हो जाएगा तो फिर हम उसे करेंगे। फिर उसका एनालिसिस करेंगे हम लोग, एनालिसिस करके बताएंगे कि हाँ योग करने से आप लोगों को क्या फायदा हुआ। तो इसमें जरूरी है कि आप लोग रेगुलर आइए। रेगुलर जो आएगा उसको पता चले। हाँ, अभी टाइमिंग क्या किसी को आपत्ति है 9 से 10 के बीच में? आप लोग 8:30 बजे शुरू हो जाएगा। 8:30 बजे आप लोग पहले आ सकते हैं। 8:30 बजे 8 से 9, ठीक है। देखिए बहुत पहले इस वजह से नहीं किया जा सकता है कि मौसम भी खराब है, ठीक है ना, और इतनी सुबह आप नहीं आ पाएंगे, सर भी बाहर से आते हैं, तो 8 से 9 करिए, ठीक है। 8 बजे आप लोग यहाँ आ जाएंगे, सर भी आ जाएंगे, ठीक। आपका प्रोग्राम 8 बजे तो 8 बजे, जब 8 बजे शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और कोशिश करिए कि आप लोग एकदम खाली पेट आइएगा, ठीक है। खा पी करके योगा सही नहीं माना जाता है। यहाँ